नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत को लंदन की थेम्स नदी से पानी लाकर पिलाने वाले भाई रोहित तेलावत आज हमारे साथ हैं। ये डिगल के पास एक गांव है धानलान के रहने वाले हैं और पिछले काफ़ी सालों से इनका परिवार बहादुरगढ़ में रहता है। रोहित भाई लंदन में रहते हैं और वहाँ पर जाट मेला ये हर साल आयोजित करवाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम ये करते हैं और आज भाई रोहतक में हमारे पास आए हुए हैं, तो जानेंगे इनसे इनकी यात्रा के बारे में। सबसे पहले तो रोहित भाई आपका स्वागत है। नमस्कार धर्मेंद्र भाई, और बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने मेरे जिसे गांव से निकले हुए बंदे के लिए आज ये समय निकाला। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को राम राम और प्रणाम करता हूँ। रोहित भाई, अपने हरियाणा में क्या करना ऐसा कि तू लंदन था रहा तो आप तो उस लंदन में रहते हो। देखो भाई साहब, हरियाणी का तो का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पे कुछ बोले डट जाए कि तू लंदन जाएगा, तो जो जा नहीं सकता उसको ताना दे के ये बोलते डट जा तू के लंदन जाएगा। और जो लंदन ता रहे हो तो वैसा भी वो आपके सामने है। तो आप कैसे पहुंचे लंदन? मैं आपको अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं तो मेरा ये सपना था कि मैं बहादुरगढ़ के शहर को छोड़कर मैं दिल्ली भी नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा ओड़े रहना हाँ, मेरी माँ बोलती थी कि बेटा पढ़ लिख ले, कहीं बाहर जाइयो। मैं बोलता था कि हमारे जो हम सेक्टर 6 में रहते हैं तो 5वीं क्लास तक का एक प्राइमरी स्कूल होता था। मैं बोलता था कि मम्मी मैं इसमें नौकरी लग जाएगा, लेकिन मैं अपना देश अपनी मिट्टी छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा, लेकिन जाना पड़ा। वो देखो, जो आपकी किस्मत में लिखा होता है, जो आपकी माथे की लकीर है, उसको आप मिटा नहीं सकते। और मैंने बहुत कोशिश भी की है वापिस आने की। अच्छा, मैं ऐसा होता था कि मेरी माँ मुझे बोलती थी कि तूने लंदन दिल्ली ऐसे बना जैसे बहादुरगढ़ था, रोज हम गांव में धान लाने। जब भी टिकट कराई बहादुरगढ़। हाँ जी, हाँ जी। और मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं आज अपना बैग उठा के आ गया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा वापस। लेकिन जो किस्मत में लिखा उसको कौन टाल सकता है। तो आप कब पहुंचे पहली बार लंदन? मैं 2009 में गया था। अच्छा। और मैं वहाँ पर मास्टर्स डिग्री करने गया था। अच्छा, पढ़ने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं पढ़ने गया था। और फिर वहाँ पे वहीं के होके रह गए? हाँ, मैंने वहाँ पे मास्टर डिग्री की। फिर थोड़ा सा स्ट्रगल था क्योंकि 2009 में हम जब गए थे तो मंदी का दौर था। और उस टाइम पे एक ऐसा वातावरण बना हुआ था कि अगर आप कहीं भी आप जॉब अप्लाई करते थे तो ये आता था कि भाई नो जॉब्स, जो हम बोलते हैं। भारत में भी तब हम लोगों के जैसे मुझे याद अच्छे से हमारे इंक्रीमेंट नहीं लगे थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय तो भारत तो फिर भी बच गया था, और आपके ये जो यूरोपियन कंट्री हैं और इनमें मंदी का ज्यादा असर था। क्योंकि उस टाइम पे क्या था धर्मेंद्र जी की 2009 में जब हम गए तो वैश्विक मंदी थी। और वैश्विक मंदी के बाद क्या था कि वहां पर 2012 के अपने ओलंपिक्स गेम होने थे। तो जो बाहर की कंट्रियां होती हैं वो बड़ी समझदार होती है। अभी अगर आप देखेंगे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भाई जाने लग रहे हैं। अभी उन्होंने एक हाई स्टेटस स्टूडेंट वीजा ओपन कर रखा है, आप नर्सिंग के उसमें जा सकते हो। तो वो जो वैश्विक मंदी से निकलने के उनके तरीके होते हैं, और उन्हीं तरीकों में मैं भी लपेटे में आया था कि भाई चलो इंग्लैंड का वीजा मिल रहा है, मैं भी इंग्लैंड जाके पढ़ के आता हूँ। तो ये ऐसे मेरा लंदन जाने का जो एक शुरुआत थी वो इस दौर से हुई। क्योंकि उनको अपने मंदी से उबारना था उनको, तो स्टूडेंट तो पैसे देते बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, फिर आप वहाँ पे ग्रीन कार्ड आपको कब मिला? देखिए, मैं आपको ग्रीन कार्ड के बारे में थोड़ा बता दूं। ग्रीन कार्ड सिर्फ अमेरिका के लिए बोला जाता है। ओके, वहाँ पे सिर्फ वर्क परमिट? नहीं, वर्क परमिट नहीं है। जो ग्रीन कार्ड होता है वो सिर्फ अमेरिका के लिए होता है। तो बाकी होती है सिटीजनशिप। तो जैसे पहले जब हम यूके जो था यूरोप का पार्ट था, तो जब हमारा एक लाल रंग का पासपोर्ट बोलते थे। हाँ, अब वो जब हम ईयू से बाहर हो गए हैं, यूके हो गया है, तो अब हमारा ब्लू पासपोर्ट है, जैसे भारत का है। और दो चीजें होती है, एक होती है नागरिकता, एक होता है कि आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन यूके बोलते हैं। अच्छा, तो उसमें आपको वीजा बढ़वाने की जरूरत नहीं होती। वो सेम चीजें होती हैं, सिर्फ अपना पासपोर्ट नहीं बदलते। अच्छा। तो मैंने आज तक मेरा भारत के लिए प्रेम बोलो या मैं अपनी मातृशक्ति को भी छोड़ना नहीं चाहता। पासपोर्ट भारतीय है? पासपोर्ट मेरा भारतीय है। अच्छा। दिल और पासपोर्ट दोनों भारतीय है। तो रोहित भाई, जैसे आप वहाँ पे काम करते हो, आपका अपना कारोबार है, शायद कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं आप? मेरी एक आईटी कंसल्टेंसी फर्म भी है, मार्केटिंग एंड आईटी कंसल्टेंसी फर्म है। और मेरी वाइफ जॉब करती है, वो एक नेटवर्क इंजीनियर है। अच्छा, नेटवर्क। तो दोनों हस्बैंड वाइफ आप वहाँ पे
ठीक ठाक काम है आपका। हाँ जी, भगवान की दया से दाल अच्छा, रोटी सही है। एक आमतौर पे क्या होता है जब आप बाहर से साथी आते हैं, मैं मतलब महीने में 10-12 हाँ, साथी मैं मिल लेता हूँ। देखता हूँ आपके। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे लोकल कम्युनिटी का होता है वो ये होता है कि भाई मन्ने भी ले चल, मतलब एक उम्मीद सी रहती है। लेकिन दिक्कत हमारे हरियाणा के युवाओं की ये है कि हमारे पास स्किल्स नहीं है। हम कुछ भी काम करने के लिए तो तैयार होते हैं वहाँ जाके, लेकिन स्किल्स लेके नहीं जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, लंदन में आपका इतना लंबा अनुभव है, अगर कोई आज के टाइम में एक सपना देखता है कि भाई मैं लंदन में जाके पढ़ाई करूंगा या काम करूंगा या बसना चाहता हूँ, तो वो किस तरह के स्किल्स यहाँ से लेके जाए? देखिए धर्मेंद्र भाई साहब, जैसा आपको ही पता है आईटी का ज़माना है, जी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़माना है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो दो चीज़ें अब आज की बेसिक रिक्वायरमेंट हो चुकी है। जी। जैसे पहले हमारे गांव को युवाओं को बोला जाता था कि 10वीं कर ले फौज में भर्ती हो जाएगा, तो 10वीं एक लाइन थी कि भाई वो लाइन आप क्रॉस करनी ही करनी है अगर आप नौकरी के लिए 10वीं करनी है। नौकरी के लिए 10वीं करनी है। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी बोलो, कोई भी पोस्ट होती है उसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी कर रखी है। तो ऐसे ही अगर आपको बाहर जाना है, देखो बाहर जाने के बहुत रास्ते होते हैं। अब कोई कहता है कि भाई मुझे ट्रक ड्राइवर बना लो, तो ट्रक ड्राइवर के लिए आपको स्किल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर आप अगर आपको ट्रक ही चलाना तो फिर भारत में ही चला लो। नहीं, वहाँ जो डॉलर में पाउंड मिलते हैं ना? नहीं पाउंड मिलते हैं। ऐसा कोई वीजा नहीं है। मैं स्पेशल इंग्लैंड की बात करता हूँ। अभी इंग्लैंड में इन वीजाओं की कैटेगरी होती है। अच्छा। स्टूडेंट वीजा, जिसमें आप मास्टर्स या ग्रेजुएशन करने जा सकते हो। अभी जैसे कई बारी आइल्स मैंडेटरी होता है, कई बारी नहीं होता। अच्छा। वो डिपेंड करता है कि यूके कंट्री किस तरह की रूल और रेगुलेशन बनाती है। दूसरा आता है हाईली स्किल्ड वीजा। हाईली स्किल्ड वीजा का मतलब ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा। कि आप यहाँ पहले किसी आईटी कंपनी में यहाँ जॉब कर रहे हैं और उसी प्रोफाइल की जॉब में आप यूके आ रहे हैं। तो ये हर एक कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी एक वीजा होता है, जिसमें बहुत सारे हमारे हरियाणा के भाई बंधु भी वहाँ गए हैं जिन्होंने अपना कारोबार सेट किया, लेकिन वो सक्षम यहाँ भी हैं। हाँ, यहाँ भी करते तो यहाँ भी कामयाब थे। हाँ, वो यहाँ भी करते हैं। तो ये तरीके होते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो विदेश का सपना देख रहे हैं, तो देखो आपने पत्रकारिता शुरू की तो आपने ये सोच के शुरू की होगी कि मैं एक बड़े न्यूज चैनल के साथ काम करूं जी, जिसमें मेरे न्यूज चैनल का भी नाम हो। हर कोई सपना देख। तो अगर आप सपना देख रहे हो तो आप ये देखो ना कि वहां पर जाकर हाई स्किल्ड काम करो, कि मैं अच्छा काम करूं। मतलब ट्रक चलाने का सपना मत देखो। अब मैं ट्रक चलाना भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप मेहनत का कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप जूते पॉलिश करो, मेहनत से कर रहे हो, वहाँ तो बताते हैं काम की कदर भी है। काम की कदर है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। जब मैं मेरे इंग्लैंड की दौरे की शुरुआत हुई थी, मैंने अपना जो इंग्लैंड का जीवन शुरू किया था, तो मैं जिस कंपनी में पार्ट टाइम जॉब लगा था, तो वहाँ पे एक बूढ़ा 70 साल का बूढ़ा हुआ। तो मैंने उसको, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे तो संस्कार दिए जाते हैं कि कोई आपसे बड़ी उम्र का बुजुर्ग हो तो ताऊ काका उसको उसकी मदद करो। तो मैंने उसको पहले तो सर बोला, सर मे आई हेल्प यू। तो बोलता है कि आप मुझे सर क्यों बुला रहे हो? सर बहुत बड़ी उपाधि होती है। जैसे उन्होंने हमारे सर छोटू राम को सर की उपाधि दी थी। अगर आप क्रिकेट की बात करो, सर डॉन ब्रैडमैन को उपाधि दी। सर तो ये मानिए कि ब्रिटेन की सबसे बहुत बड़ी रिस्पेक्टेड उपाधि है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट उपाधि। तो मैंने सोचा कि मैं उसकी हेल्प करता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ कि अगर ये यहाँ पर कोई कूड़ा भी गिरा है तो हम क्या बोलते हैं कि हम अपने पीएन को बुलाते हैं किसी को, लेकिन वहां पे चाहे कंपनी का डायरेक्टर है चाहे ओनर है, वो अपनी सफाई खुद करता है। अच्छा, उस बंदे ने क्या बोला आपकी? मैंने उसको सर बोला तो वो मेरी तरफ हंसने लग गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई यहाँ पे सर को इतनी बड़ी तवज्जो दी जाती है। हमारे यहाँ तो भाई हम आपसे भी अगर तो सर कहते हैं। अब अगर मैं आपको नहीं जान रहा होता तो सर ही कहते हैं। हाँ, सर ही कहते। तो फिर सर की तो पुरानी माटी कर रखी है वो भाई साहब अभी यहाँ पे तो क्या हो रखा, आप किसी का नाम नहीं जानते ना, उसको सर बोल दो। तो फिर मैंने उसका नाम जैकी था, जैकी ऐसा कुछ नाम था। तो मैं बोला कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, ये मेरा काम है, मैं खुद करूँगा। अच्छा। तो जैसे हमारा ये नहीं होता कि मेरे से एज में सीनियर है, मेरे से पोस्ट में सीनियर है, अपन तो रखते हैं, मान करते हैं। तो फिर उसने मेरे से बाद में पूछा, तो मैं उसके साथ में टी ब्रेक पे था, तो उसने बोला कि व्हाई यू कॉल्ड मी सर। मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे संस्कारों में तो ये बोला गया कि बड़े बुजुर्ग को मान सम्मान करो। तो वहाँ पे अगर 70-80 साल का भी कोई बुजुर्ग होता है उसको उसके नाम से बोलते हैं। वो रॉबर्ट ही है वहाँ। हाँ जी, बिल्कुल। रिश्तों की तो कोई वो नहीं है, वो मैं आप हंसोगे इस बात पे। तो मैं एक बारी मेरे यहाँ पे चाचा के बेटे की शादी थी, तो मैंने किसी को बताया गोरे को कि भाई मेरे
कजन ब्रदर की शादी है, मैं इंडिया जा रहा हूँ। बोले कि इंडिया में तो ना रिलेशंस की चेन होती है। कजन ब्रदर्स के साथ भी नाता रखते हैं ये। हाँ, बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन कजन, सेकंड लाइन कजन, थर्ड लाइन कजन ना, तो वहां पे सिर्फ ब्रदर होता है, कजन ब्रदर नाम ही यहाँ तो जी मम्मी के, बुआ के, छोरे के, पुत के लगी यार उसके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो उसमें एक अपनापन आता है। अब यहाँ पे हम बोलते हैं मेरा ताऊ है, मेरा भाई है, मेरा फूफा है, मेरा चाचा है, वहां पे सिर्फ एक वर्ड है अंकल। उसमें काम चल जाता है। हाँ, उसमें बच्चे छोटा अंकल भी नहीं कहते होंगे, वो नाम ही लेके ज्यादा बुलाते हैं। हाँ, जो रियल अंकल है अच्छा अच्छा, वो सिर्फ उसको बोलते हैं। इवन दो जो उनके सोतेले माँ या बाप होते हैं उनको भी वो नाम लेके बोलते हैं। अगर वो मान लो आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बोलेगा कि ये मेरा स्टेप फादर है, ये स्टेप मदर है, ये मेरी स्टेप मदर है। अच्छा, और वो अपने बच्चों को कराएंगे तो ये मेरा स्टेप डॉटर है। हाँ जी, हाँ जी, उनका कल्चर है ऐसा। हाँ, यहाँ हम महसूस करते हैं कि हम ऐसे नहीं पता, ये बोलेंगे जी ये मेरा ही है ना। लेकिन अब यहाँ कोई अगर कोई सोतेली माँ बेटा को कोई ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई नहीं दिखाता है कि ये मेरा सोतेला है, लेकिन वो उसमें प्राउडली बताते हैं। कहते तो ना गिल्लड़ शब्द है उसके, लेकिन हम जिक्र नहीं करते जिक्र। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रोहित भाई, दो तीन चीजें मैं पूछना चाहता हूँ बिल्कुल। एक तो ये है कि जो अंग्रेजी है, आइलेट्स है, इसका जो स्कोर है वो कितना मायने रखता है? देखिए दो चीजें हैं। एक तो अगर आप इंग्लिश बेसिक करना चाहते हो, ठीक है, वो होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आप कहीं पे जा रहे हो। जो आइलेट्स है ये है कुछ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट कि भाई आपने उन्हें पढ़ना है। हाँ, उन्हें पढ़ना है तो मिनिमम ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे अभी जो फिलहाल एक स्किल्ड वर्क वीजा है उसमें उन्होंने 5 बैंड मांग रखे, 5 ईच। और जो बच्चा स्कूलिंग से इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं। तो आइलेट्स जरूरी है सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज करने के लिए कि भाई हाँ मेरे को एक आता है आइलेट्स, मुझे पता है। और लेकिन कुछ देश है जो टोफेल मांगते हैं, टोफेल मांगते हैं। तो आइलेट्स सिर्फ आप ये सोच के मत करो कि मुझे बाहर जाना है, आप उसको सीखने के मायने से करो। आप भी क्लास लगवाते थे ना? जी बिल्कुल, मैं और अभी दूसरा बैच शुरू होने जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी जल्दी ही एक दूसरा बैच हमारा शुरू होने वाला है। अच्छा अच्छा, तो कोई भी हरियाणा का कोई बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? जी बिल्कुल। कोई फीस रहेगी? नहीं जी, इंस्टीट्यूट नहीं है वो, मैं आपके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं। वो सिर्फ क्या है कि हमने एक वेबिनार किया था, अच्छा, एजुकेशन इमिग्रेशन वेबिनार। हाँ। तो उसमें काफी मैंने पार्टिसिपेट किया। हाँ, उसमें आप जुड़े थे। हाँ। तो उस वेबिनार का मकसद ये था कि हमें ये पता चले कि हमारे गांव के बच्चों की सोच क्या है और उनकी स्किल्स क्या है और उनकी कमियां क्या है। अभी एक मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनसे पूछा, बोला भाई हूं तो मैं होशियार हूं पर अंग्रेजी ना आती। होशियार तो सारे हैं। हाँ, बोला कि अंग्रेजी नहीं आती। हरियाणा में जो जाम गया ना वो सब बहुत होशियार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोला कि अंग्रेजी नहीं आती। मैं बोला कि भाई साहब, फिर वहां से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, भाई क्यों ना जो हमारे बच्चों को एक स्ट्रगल दिखाई देता है या वही उनको नजर आता है कि भाई ये बेड़ियां हैं, अगर मैं इन बेड़ियों को तोड़ दूं तो मैं बाहर की दुनिया में आसानी से अपनी जगह बना सकता हूँ। तो उस एक बात से मेरे अंदर एक शुरू हुआ कि मुझे यही चीज करनी चाहिए और वो चीज हमने शुरू की। और एक बैच हो लिया आपका? एक बैच पूरा। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें? देखिए उसका 100 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और 100 में से पहले एक हफ्ते तक 30-35 की ऐसी अटेंडेंस रही थी। क्योंकि मेरा ये है कि जो अगर आपको कामयाब होना है तो आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कामयाबी के रास्ते से बहुत दूर चले जाते हो। 30 में भी कम होते चले। हाँ, क्योंकि वो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी लगा दी थी भाई, ये ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं दे रहे तो कभी भी आओ कभी भी जाओ। हाँ भाई, मुफ्त का माल है तो। हाँ, क्योंकि देखो अगर हम कुछ करा रहे, जो टीचर भी होता है उसका मन जब करता है कि बच्चे क्लास में है और वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो फिर उसमें से 30 में से 15 ऐसे रहे जो डे 1 से लेके और लास्ट क्लास तक उन्होंने। कितने महीने चली क्लास? वो जी 3 महीने चली थी। सारी फीस ट्यूटर की आपने भरी? हाँ, वो जी मैंने पे करी थी। अच्छा, तो वो 15 बच्चों का उसमें ठीक अच्छा हाइलाइट्स भी किया होगा? हाँ, अभी एक हमारे फरीदाबाद के भाई हैं। अच्छा। और उन्होंने हाइलाइट्स किया है और उनका मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि उनके
8.5 वो बड़ी बैंड आइलेट्स में। काफी अच्छी बात है जी। मैंने भी जब दिया था आइलेट्स तो मेरे 5.5 बैंड आए थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आज तक दिया ही नहीं है। तो एक अब ये कब से शुरू हो रहा है और अगर किसी को ये अटेंड करना हो तो कैसे प्रोसेस क्या है? देखिए इसका सिंपल सा प्रोसेस है। हमारी वेबसाइट है IHES, इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी। अच्छा। और उसका फेसबुक पेज भी है, उसकी वेबसाइट भी है, और उस पे सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। अच्छा। और ये आइलेट्स सिर्फ उनके लिए नहीं जो बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद भी वैसे सीखने खुद के के लिए। अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए भी। और यही नहीं है कि सिर्फ हम एक आइलेट्स का ही प्रोग्राम कराएंगे। मैं ये चाहता हूँ अगर कोई बच्चा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी लेना चाहता है तो वो बैच भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें सिर्फ उस पे जाके रजिस्ट्रेशन करना और अटेंडेंस आपको 100% अटेंडेंस बिल्कुल। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग मैं जैसे कि कई सारी चीजों को देख मायने रखते हैं, हम टाइम सेटल करते हैं। जैसे कि अब जो बच्चे स्कूल भी जाते हैं और ऐसा टाइम हो कि डिस्टर्ब ना हो। और कई जैसे भाई बंधु ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर तो हम भी सीख लेंगे, जिसमें कई ऐसे बंदे जो अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, टीचर हैं, लेकिन उनको कंप्यूटर की नॉलेज है नहीं। हम जब दैनिक भास्कर में थे तो वहाँ पे एक उन्होंने प्रोग्राम चलाया था कि दिन में जो बुजुर्ग लोग हैं जी जी वो भी कंप्यूटर सीखवा के, क्योंकि दिन में खाली होते हैं कंप्यूटर। और मैं हैरान रह गया कि वहाँ पे बहुत 80-80 साल के बुजुर्गों ने कंप्यूटर सीखे थे और फिर उन्होंने अपने बच्चों को ईमेल किए, फोटो भेजे, तो उनकी जो खुशी थी वो अलग थी। मैं बताता हूँ, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। मेरे पिताजी, मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भेजना होता तो मैं किसी अड़ोस पड़ोस के बच्चे की ईमेल पे भेजता था और वो प्रिंट आउट निकलवा के मेरे पिताजी को देते थे। अब वो खुद ही कर लेते अब वो खुद ही कर लेते हैं। तो वो बोले कि भाई, मैं बोलता हूँ मैं आपको स्टेप बताता हूँ, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप स्टेप फॉलो करो। तो अब मैं उनको बोलता हूँ कि व्हाट्सएप कर दूं, मेल कर दियो भाई। अवेयरनेस बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रोहित भाई, दो एक बेसिक सवाल और हैं जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों के भी काम बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये है कि कुछ ऐसे लोग भी एक ख्वाब होते हैं कि बस पहुंच गए ना वहाँ, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इस चक्कर में वो टूरिस्ट वीजा लेते हैं, बिल्कुल और वहाँ लेते पे गोड़ हो जाते हैं। उन लोगों का क्या असर होता है वहाँ पे? देखो, इंग्लैंड में जब हम गए थे तो हमें ना एक शब्द सुनने को मिला था, फौजी। तो हम सोचते थे कि यहाँ पर जो भारत के बंदे आए हैं वो आर्मी में लग गए होंगे। तो बाद में पता चला फौजी उनको बोला जाता है जो वहाँ पे इलीगल हो गए। अच्छा। जिनका वहाँ कोई वीजा स्टेटस है ही नहीं। ठीक है। वो तो भाई बड़ी हैरानी हुई। उनको फौजी कहते हैं? उनको फौजी कहते हैं इंग्लैंड में। अगर आप किसी से पूछोगे ना इंग्लैंड में तो बोल देंगे भाई फौजी हो रह गए। ठीक है, तो फौजी बोलते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ धर्मेंद्र भाई, आप अगर आप बगैर लाइसेंस के आप बाइक चलाते हो, आप क्या महसूस फील करते हो? भाई वो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ना देगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यही है। तो इंग्लैंड में हमारे काफी भाई हैं जो इलीगल रहते हैं। ठीक है, और वो दिन प्रतिदिन एक डरी हुई, हाँ भाई पकड़ा गया उस दिन वापस। उस दिन वापस। और देखिए, 2 चीजें, आप यहाँ से 25-30 लाख रुपया लगा के जाते हो, अपने परिवार को छोड़ के जाते हो, और वहां पर आप 2 नंबर में रहते हो। और वहां पर क्या है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई यहाँ पर इलीगल आया था वीजा पे, आया तो था बंदा, गया नहीं। अब वहां उन्होंने क्या कर रखा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम है। तो जब वो वीजा आप अप्लाई करते हो तो आपकी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स हो जाती हैं, और वहां की पुलिस के पास और रहता ही है। अगर आप उनको ये बोलो कि मैं धर्मेंद्र नहीं, मैं तो जितेंद्र हूँ, तो जैसे ही आप उंगली रखोगे आपका सारा बायोडाटा आ जाएगा, पकड़ा जाएगा। आप रोड पे आपने कोई एक्सीडेंट होगा तो आप पकड़े जाओगे। अगर कोई भी घर, वहां पे 2 चीजें होती हैं, राइट टू वर्क और राइट टू रेंट। अच्छा। मतलब राइट टू वर्क ये है कि अगर मान लो मैं किसी को अपनी कंपनी में जॉब देता हूँ, अगर उसके पास वीजा नहीं है, वैलिड वर्क वीजा नहीं दे सकते आप। मैं नहीं दे सकता। उसमें जो मतलब कोई भाई इलीगल करके जा रहा तो आप उसको घर में भी नहीं ठहरा सकते। नहीं, उसको बोलते हैं राइट टू रेंट चेक। कि उनके वेबसाइट पे पोर्टल्स बने हुए हैं यूके गवर्नमेंट के, आप उसमें जो भी रेंट पे आना चाहता है, जो किराए पे रहना चाहता है, उसकी डिटेल डालो और वो होम ऑफिस आपको बोलेगा कि इसका स्टेटस अप टू डेट है, आप इसको रख सकते हो। तो अब आप सोचिए, ऐसा रिस्क कौन लेगा कि आपके घर में कोई ऐसा गैर कानूनी बंदा रहे? ना तो उनको रहने के लिए घर मिलता है, वो अगर कोई महामारी का दौर आ जाए तो वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, और फिर उनका शोषण होता है। अच्छा।
अब शोषण तो अपने वाले ही कर लेते होंगे उनका। देखो हमारे वाले ऐसी कोई चीज नहीं जो ना करते हैं। नहीं, जो अपने वाले बेरहगी आदमी इलीगल आ रहा है तो उसका कितना ही करो थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। हैं? देखिए गोरा आदमी करेगा नहीं, गोरा आदमी ऐसा काम नहीं करता। अच्छा। क्योंकि वहां पे हर चीज का है। अगर आप मजदूरी भी करना चाहते हो, आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हो, पहले आपको हेल्थ एंड सेफ्टी का एक कार्ड बनवाना होता है कि आपको बेसिक चीजें पता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। वो भी वो कार्ड बना के देता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए और अपने काम शुरू कर दिया। लेकिन जो हमारे वाले भाई होते हैं वो इन सब चीजों से दूर होते हैं। अगर अभी पीछे मेरे को किसी ने बताया कि भाई साहब एक अपने जानने वाले के सिर पे ऊपर से कुछ गिर गया, तो बोला उसकी कैसे मदद हो सकती है। मैं बोला कि भाई उसकी मदद हम एक भाईचारे के नाते तो कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। तो ये मैंने सुनने में आया था कि कुरुक्षेत्र का कोई गया हुआ अपने यहीं से, उसने भी अपने ही लोगों का काफी शोषण वहाँ पे किया है। जी मैं शर्मिंदा हूँ उस वाक्य को लेकर, और मैं उन सभी भाइयों से माफी मांगना चाहता हूँ जो उसके पीड़ित हुए। ठीक है, वो कहानी क्या थी कि भाई अपने ही लोग तो काम करने वाले थे, अपना ही लोग काम करवाने वाला था, और दोनों को एक दूसरे का पता था। तो वो जो बच्चे या जो भाई उनके साथ काम कर रहे थे उनका वीजा स्टेटस 0 था। अच्छा। वो फौजी हो चुके थे। अच्छा रोहित भाई, जैसे अभी एक ट्रेंड चला हुआ है हरियाणा में कि हर कोई बाहर जाना चाह रहा है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला देश आपकी नज़र में कौन सा है? देखिए अगर आप इजीली पीआर लेना चाहते हैं तो कनाडा सबसे बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि 3,80,00,000 आबादी है, बिल्कुल, क्षेत्रफल इतना बड़ा है, और उनकी क्या है ना कि वीजा कैटेगरीज ओपन रहती हैं। एक लॉटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या होता है कि कई कंट्रीज में पीबीएस सिस्टम बोलते हैं, पॉइंट बेस्ड होता है। जैसे उसमें आपको ये होता है कि हमें 75 नंबर लेने हैं, और वो 75 नंबर ऐसे डिवाइड होते हैं कि भाई आपके एक्सपीरियंस के आपके 5 नंबर हैं, आप 30 साल से कम उम्र के हो, युवा हो, 10 नंबर उसके ज्यादा कमाएगा। हाँ, तो वो आप कैटेगरी फुलफिल करो, अपनी फाइल लगाओ, उसमें डायरेक्ट पीआर देती है कनाडा के। यूके का क्या है, यूके में पीआर की पॉसिबिलिटी बहुत देर बाद आती है। मतलब कम है, बहुत कम है और देशों के मुकाबले। वहां तो आप जाओ, पढ़ो, कमाओ, और देखिए जो स्किल्ड है, जो हाईली स्किल्ड है, जैसे आप बोलते हो भी कंपनी ने इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है, तो वो यहाँ पर मेहनत कर चुके हैं। उनके लिए स्कोप है वहाँ, उनके लिए स्कोप है वहाँ पे। अभी जैसे हमारी भारत की बहुत सारी कंपनियां, टेक महिंद्रा, ये भेजती हैं वहाँ पे, ये भेजती हैं, इन्फोसिस है, ये सारी कंपनियां भेजती हैं वहाँ पे। लेकिन वो क्या होता है कि वो यहाँ वो वेल सेटल होते हैं, वो आईटी में है, यहाँ भी बहुत पैसे कमा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आईटी में से कई तो मना भी कर देते हैं जिन जाना नहीं है। हाँ, मेरे जानने वाले बहुत भाई ऐसे हैं, वो कहते हैं कि यार यहाँ सही है। अच्छा, एजेंट कौन सा सही होता है? आपको लगता है कोई एजेंट सही होगा? सारे जुगाड़ू हैं, सॉरी, अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी। पूरा ठोक बजा लो अगले को। पहले आप कोई न्यूज निकालते हो, क्या आप किसी एजेंट पे पूरा रिलाई करते हो? आप अपनी भी रिसर्च करते होगे? करते हैं, क्रॉस चेक करते हो कि ये न्यूज सही है। सोर्स तो हमारे भी होते हैं खबरों के। हाँ, सोर्स ने मुझे फोन किया तो यूं नहीं है कि वो यूं क्यों, भाई क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा। मैं इस बात पे ज्यादा जोर दे के बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि आप किसी भी देश में जाना चाहते हो, दुनिया के किसी भी देश में, आज सबके पास अपना फोन है, नेट है, सब चीजें हैं। जिस देश में जाना चाहते हो उसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल आपको मिल जाती है। सब कुछ है, सब कुछ होता है। मैंने उस वेबिनार में भी इसी बात पे जोर दिया था। कई क्या होता है, यूनिवर्सिटीज बोलती है कि हमारे कंसल्टेंट हैं, आप इनके थ्रू जाइए। वो क्या है कि अपना पेपर वर्क बचाने के लिए बोलते हैं कि वो सारा काम वो कर देते हैं। तो लेकिन ये क्या है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं सारी चीजें जेन्युइन कर रहा हूँ। अब मैंने अगर कंसल्टेंट को कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये मांगे भी गए हैं वहाँ पे, इनका क्या उपयोग होगा। मैं एक बात और बताता हूँ, आप मेरे को एक बात याद आई है इस डॉक्यूमेंट्स के मामले में। 2012 की बात है। तो जैसे ही ओलंपिक्स गेम्स पूरे हुए थे, जिसमें हमारे योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार ने मेडल लिए थे लंदन ओलंपिक में, उसके बाद उन्होंने एक नया वीजा बनाया, बिजनेस वीजा। बिजनेस वीजा ये था कि जो यहाँ इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं और या जो बाहर से आके इस कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, वो वीजा कैटेगरी ओपन की। तो जैसा आपने वर्ड बोला एजेंट, तो उन एजेंटों ने क्या किया कि अपना कारोबार सेट किया और बोले कि भाई हम आपका ये बिजनेस वीजा हम लगवा के देंगे। तो भाई काफी लोग उनके चपेटे में भी आए। उन्होंने बोला
तो लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड थी उन्होंने वेबसाइट पे डाल रखा था कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। अच्छा। वो अगर आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, इतनी आपकी एज होनी चाहिए, ये आपका आईलेट्स का स्कोर होना चाहिए, ठीक है, और आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारी चीजें मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट उसमें है। तो क्या हुआ कि एक गुजरात के 2 एजेंट थे, इंग्लैंड की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो उन्होंने स्पेशल मार्केटिंग की कि भाई हम बिजनेस वीजा हम लगवा के देंगे, अच्छा, सारी चीजें हम करवा के देंगे। तो एक मेरा साथी था, कैथल का लड़का था, उसने उसको 8 लाख रुपए एडवांस में दिए। बात हुई थी 10 लाख रुपए की, उसने 8 दिए। उसने 8 दिए। तो उसने क्या किया कि वही बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं तेरे भाई पे छोड़ दे, तू रुपये दे तेरा काम हो जाएगा। अब आप यहाँ कोर्ट कचहरी में जाओ, हाँ भाई मन दे जा तू तेरा हाँ तू साना गठा ले जाइए। वो उसने क्या किया, उसको 8 लाख रुपए दिए, बोला कि भाई तेरा 2 महीने में वीजा आ जाएगा। तो उसमें क्या क्या दिखाना था, उसने दिखाया कि भाई मेरा जो फंड्स है, मेरे खाते में जो पैसे हैं वो हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में ये मेरा बैंक एड्रेस है, ये मेरे एक लेटर बना के देना है। उन एजेंटों ने क्या किया भाई साहब, घर पे बैठ के कंप्यूटर प्रिंटर से वो सारी नकली बना दी, और वो नकली बना दी, वो एक के नहीं बनाई, सबके बना दी, सबके नकली बना दी, और सबसे 8-8 लाख रुपए लिए, और वो फाइल होम ऑफिस में जमा करा दी। अब जिस भाई की वो फाइल थी उसको यही नहीं पता कि तेरे डॉक्यूमेंट जमा क्या हो रखे हैं। हाँ भाई फंड्स क्या है पूछेंगे तो, हाँ पूछेंगे तो क्या, मुझे पता ही नहीं मेरे। हाँ हाँ। तो फिर अब ब्रिटिश हाई कमीशन या लंदन में भी, यहाँ हरियाणा, दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है। तो उन्होंने क्या किया कि वो क्रॉस चेक करते हैं भाई, देखा तो भाई कहाँ पैसे पड़े। तो भाई साहब उन्होंने फोन किया ब्रिटिश हाई कमीशन को, ब्रिटिश हाई कमीशन ने गुजरात में फोन किया, जो नंबर और जो एड्रेस दे रखे थे, जिसको उन्होंने बैंक का एड्रेस दिखा रखा था वो फायर ब्रिगेड का ऑफिस था, ठीक है, जहां पे उसने ये दिखा रखा था ये हमारा घर है, वो किसी मंदिर का एड्रेस था, मतलब वो फेल था, वो सब फेल था। फिर उन्होंने क्या किया, उनको शक हुआ कि भाई ऐसा फ्रॉड शुरू हो चुका है, तो उन्होंने पूरी 25 फाइल चेक की, तो 25 के 25 फाइल नकली डॉक्यूमेंट्स की थी, और वो डूब गए पैसे, सारे पैसे नहीं डूब गए, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया कि आपने 420 की हमारे साथ, फिर जा नहीं सकते आगे, नहीं जा नहीं सकते, उनको देश निकाला बोला गया है, वो 10 साल तक यूके का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, वो 8-8 लाख रुपए दिए थे वो खर्च, और बाकी खर्चे। तो दोस्तों रोहित भाई के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं, और मैं तो ये कहूँगा, मैंने इतने भाइयों से बात कर ली है कि भाई खुद चेक करो अपनी चीज़ें ना, आप पढ़े लिखे हो, आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप वहाँ गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करके पूरी तसल्ली नहीं करते हैं तो ये गलती आपकी है, अगले की नहीं है। बिल्कुल, देखो अगर कोई हमें धोखा दे रहा है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस धोखे से बचे कैसे। देखिए अगर आप किसी से काम कराते हो तो आप पहले ये सोच के चलते हो कि इसमें सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं, और उस सक्सेस को पाने के लिए पहले आपको खुद अपना होमवर्क करना होता है। अगर आप 100% रिलाई किसी पे करोगे तो वो धोखा देने के चांसेस 100% ही होते हैं। देखो बहुत देसी और शुद्ध बातें हैं रोहित भाई की। और अगर आपने आईलेट्स करना है, कोई फीस नहीं है, और अंग्रेजी सीखनी है तो इनका बैच शुरू होने वाला है। वो जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं अपने इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो में, आप वहाँ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अच्छी अंग्रेजी सीख सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है, शर्त एक ही है, आपकी जो हाजिरी है वो 100% होगी, और मुफ्त का माल समझ के ग्रहण मत करें। बिल्कुल। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा की ज्योति है ये बड़े लेवल पर हमें उज्जवल करनी होगी। अगर कोई भी गांव के, किसी भी गांव के, मोहल्ले के, किसी शहर के अगर 20 बच्चे भी आके ये बोले कि हमें ये कोर्स करना है, मैं वो कोर्स कराने के लिए तैयार हूं। ये काफ़ी अच्छी बात है रोहित भाई, उम्मीद करता हूँ साथी फायदा उठाएंगे इसका। और रोहित भाई आप इतनी दूर से आए, इतनी मजेदार बातें आपने बताई, इसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भाई, आपने जो इतना समय दिया। नमस्कार साथी।